हेलो बच्चा लोग, सीबीएसई बोर्ड के जितने बच्चे हैं आप लोगों का इंतजार हो चुका है खत्म। 17 फरवरी और आज आपकी है 14 फरवरी। मात्र और मात्र 2 दिन आपके और बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज लेके आया हूं एक महा मैराथन। जी हाँ, इसमें हम करने वाले हैं 1 से लेके 5 तक की चैप्टर। दूसरी वीडियो में आपको कराऊंगा 6 से लेकर के आपके पूरे 14 चैप्टर। तो कुल मिला के 2 वीडियो में पूरी की पूरी मैथ आपकी रिवाइज कराई जाएगी। तो बहुत ही शानदार वीडियो है। बता देते हैं कि कौन से 5 चैप्टर जो आज हम करने वाले हैं। तो आज आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर, दूसरा आपका पॉलिनोमियल्स, तीसरा आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहीं चौथा आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुल मिला के आज की इस वीडियो में 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक चीज आपको बता दूं, वीडियो के अंत तक बने रहना। गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आज जितना पढ़ाऊंगा 100% आपके पेपर में इसी से आएगा, एक नंबर का भी अलग से नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, क्योंकि जो हमने पेपर डाला था प्रीवियस ईयर का, तो बच्चे कह रहे थे कि सर वन शॉट लाइए। तो आपकी डिमांड पे ऑन वो डिमांड हम लेकर के आए हैं बहुत ही शानदार मैराथन। तो चलिए बिल्कुल समय न बर्बाद करके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, इसमें हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन के लिए आपको करना इतना है कि फटाफट से कैप्शन ऑन कर लीजिए, क्वेश्चन वहां से आपको मिलता जाएगा और हम फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। इसी के साथ में शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर आज का, जो कि हमारा रियल नंबर है। सीबीएसई बोर्ड बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इसलिए बने रहे वीडियो के अंत तक, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसे ही और भी शानदार प्रिपरेशन के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 को शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो भागने की आवश्यकता नहीं है। पहले कुछ पॉइंट याद रखिए। नंबर 1 हमारा होल नंबर्स आता है। तो होल नंबर्स क्या होता है, तो जल्दी जल्दी से जिन बच्चों को पता है हमें कमेंट करके बताइए। होल नंबर्स, तो आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर हमारा 0 से स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें 0 1 2 3 कॉमा डैश 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 इंफिनिट, ये सारे हमारे क्या है, होल नंबर्स हो जाते हैं। इसी के साथ में बात करते हैं नंबर 2 पे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से लेके अनंत तक जितने भी नंबर आपको पता है वो सारे हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नंबर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है रियल नंबर। क्या आता है हमारे पास में, रियल नंबर। तो इसको भी जान लीजिए क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपको बता देते हैं, इसमें आपके -1, ठीक है, -2, 0, 1, 2, 3 मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के हमारे नंबर्स आते हैं। इसके बाद में थर्ड नंबर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आता है प्रूफ करने के लिए रैशनल और इरेशनल। तो आपको बता दें नेक्स्ट नंबर हमारे पास में आ जाता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, आपको पता है कोई भी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं और जहां पे हमारा q is not equals to 0 होता है तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। हिंदी में भी बता दूं तो कहते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाती है। इसी के साथ में बात आती है इरेशनल नंबर की। तो आपको बता देते हैं नेक्स्ट वन हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। तो जल्दी से सारे बच्चे बताइए इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है। तो आपको पता होगा, जैसे हमारे पास लिखा है 22/7, क्या लिखा है 22/7, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाता है। लेकिन अगर इसी की जगह पे हमने क्या लिख दिया है कि पाई, हमने क्या लिख दिया है पाई, क्योंकि हमें पता है पाई की वैल्यू भी कितनी
कितनी होती है 22/7 होती है। तो पाई हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक और वैल्यू होती है 3.414 करके कुछ इस तरीके से, जिसमें नंबर खत्म ही नहीं होता। तो हमारे पास में क्या है, दो चीजें दी गई हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल हमको दिया गया है। तो इसलिए याद रखिएगा। इसी के साथ में बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। फटाफट से चलिए चलते हैं और आपको इस चैप्टर के वो सारे क्वेश्चन कराते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात आती है ऐसे टॉपिक की जो कि बच्चे कमेंट में तुरंत बोल देंगे कि सर ये डिलीट हो चुका है, बट रिस्क मत लीजिए, पेपर में क्या पता लक बाय चांस आ जाए, जिसका नाम क्या है हमारा, यूक्लिड डिवीजन मेथड। क्या है, यूक्लिड डिवीजन मेथड हमारा हो जाता है। यूक्लिड डिवीजन मेथड जो है ये आपका ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, मुझे भी पता है, लेकिन आप कोई भी गलती मत करिए। यूक्लिड डिवीजन मेथड हमारा क्या होता है, तो आपको पता है कि हमारे पास एक होता है डिविडेंड। क्या होता है, एक डिविडेंड होता है इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाता है, डिवाइजर हो जाता है इनटू हमारे पास क्वोशिएंट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, क्वोशिएंट हो जाता है, प्लस हमारे पास क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो सबसे पहले हमारा आता है प्राइम फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पेपर में यही आएगा। 17 फरवरी को हमारी गारंटी है। तो आपको बता दें, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए होते, सपोज दैट 140 दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 2 से करेंगे तो 70 आएगा, 2 से करेंगे 35 आएगा, 3 से करेंगे तो कुछ हो नहीं सकता, 4 से करेंगे कुछ हो नहीं सकता, 5 से करेंगे 7 आएगा और 7 से करेंगे 1 आएगा। तो इसके हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर हो गए 2 into 2 into 5 into 7। तो इसको चाहे तो ऐसे ही लिख दे, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते 2 की पावर 2 into 5 into 7। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो जाता है। एक क्वेश्चन इससे आपका हमेशा आता ही आता है। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन और करके प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। फिर हमारे पास में दो और इसके उदाहरण है। देखिए 156 को कह रहा है प्राइम फैक्टर में लिखने के लिए, बहुत ही सिंपल है। 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14 होता है और 2 8 जा 16 हो जाता है। फिर इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे 39 आ जाएगा, 3 से करेंगे 13 आ जाएगा और 13 आपको पता है कि प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम 3 से ट्राई करते हैं तो हमारे पास में 1 2 7 5 हो जाएगा। फिर 3 से ट्राई करेंगे तो 4 2 5 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद में इसको 4 से ट्राई करते हैं, नहीं जाना, 5 से ट्राई करके देख लेते हैं। 5 से करेंगे 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। 5 से फिर से करेंगे तो यहाँ पे 1 और 7 17 आएगा और 17 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाते हैं हमारे पास में 2 into 2 into 3 into 13। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 into 3 into 13 आपका सही जवाब हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हमारे पास होगा 3 into 3 into 5 into 5 into 17। तो यहाँ पे 3 क्या है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर into 5 का स्क्वायर into 17 आपका प्राइम फैक्टर हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकालने के लिए पेपर में आएगा। तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए। 1 नंबर में एमसीक्यू में या तो 2 नंबर में आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है और प्रूफ करना होता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर आएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लें। केवल वही क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये साथ आ चुके हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, साथ ही साथ में वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स हमारे पास हो जाता है। तो चलिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के मैं आपको कराता हूँ। वैल्यू चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन यही आएगा, गारंटी के साथ आपके पेपर में यही आएगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और उसके सॉल्यूशन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 हमको दिया है, तो 26
इसको अगर हम क्या करें 2 से करें तो 13 होता है, और 13 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 13 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ में यहाँ पे हम 3 से करते हैं, जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा। ट्राई करते हैं तो 7 1 7 7 3 21। अब यहाँ पे 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या आते हैं हमारे पास में, प्राइम फैक्टर कैसे दिखते हैं अभी मैंने आपको बताया। तो क्या होगा 2 into 13 into 1 किसका है, ये 26 का है। और वहीं पे यहाँ क्या होगा 7 into 13 into 1 ये क्या हो जाएगा 19 1 का। तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो आपको बता देते हैं हमारे पास में क्या हो जाएगा, एचसीएफ दोनों में क्या कॉमन है 13 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो इसका क्या होगा 13 into 1 is equals to 13 हो जाएगा। वही एलसीएम की बात करें तो 2 into 7 into 13 into 1, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, 10 जो होता है 14, 14 into 13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं, हमें क्या दिया था LCM into SCF is equals to फर्स्ट नंबर into सेकंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारे पास में क्या है, फर्स्ट नंबर हमको दिया है 26 और सेकंड नंबर 91 हो जाता है। एलसीएम कितना आया है 182 और एचसीएफ आया है 13। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2366 आ जाएगा और इधर भी 2366 आ जाएगा। तो हमने क्या किया इसको वेरीफाई कर दिया, तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। तो कुछ इस तरीके से हमको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ में चलते हैं और सेकंड वाले पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट से ले लीजिए, पर प्रैक्टिस जरूर करिए क्योंकि अब स्क्रीनशॉट से नहीं प्रैक्टिस से आपका काम होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया गया है 510, तो 2 से करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 2 5 5 आ जाता है। इसको अब हम क्या करते हैं 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। इसके बाद 3 से जाएगा नहीं तो 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 हो जाता है। 17 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से करते हैं तो यहाँ पे होगा 46, 2 से करते हैं तो यहाँ पे होगा 23 और 23 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसके साथ में प्राइम फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या है, इनका 510 का है 2 into 3 into 5 into 17 into 1, और हमारे पास दूसरा नंबर क्या है 2 into 2 into 23। तो यहाँ पे हमें बात आती है कि HCF और LCM बताइए। तो आपको पता है ये HCF LCM कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है 2, तो इसका HCF हो गया 2 into 1 बराबर 2। इसी तरीके से हमारे पास LCM है तो क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23। तो कितना आ जाएगा इनको करने पे, तो इनको करने पे हमारे पास आ जाएगा 23,460। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिए यही आएगा। अब बात आती है सर वेरीफाई तो करना है, तो चलिए चलते हैं इसको वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट से। तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है LCM into HCF बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर में जो दिया गया हो। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, LCM कितना आया है हमारे पास में 23460 इंटू HCF कितना है 2 इज इक्वल्स टू नंबर क्या था हमारे पास में, तो 510 इंटू 92 दिया हुआ था। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0 2 9 6 4 46,920 हो जाएगा, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920
20 हो जाएगा। तो इस तरीके से वेरीफाई करके आपको दिखाना है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है प्रूव करना होता है इरेशनल। हर साल ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसी के साथ में आपके चैप्टर 1 से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल यही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एलसीएम और एचसीएफ में फाइंड करने के लिए कहा गया है, लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, 12, 15 एंड 21 दिया है। 2 से करेंगे तो 6 होगा, 2 से करेंगे तो 3 होगा, और 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से करेंगे 5 होगा, 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। 3 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 13 into 1, यहाँ पे हमारे पास 15 है, 15 का हो जाता है 3 into 5 into 1, और 21 का हो जाता है 3 into 7 into 1। अब बात आती है एचसीएफ और एलसीएम की, तो यहाँ पे एचसीएफ हो गया और यहाँ पे एलसीएम हो गया। एचसीएफ को पता है क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास में क्या कॉमन है। तो कॉमन हमारे पास में देखिए ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो क्या कॉमन होता है, 3 कॉमन हो जाता है। तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे 2 into 2 into 3 into 5 into 7 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60, 60 into 7 करेंगे तो 420 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए एक और कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो यहाँ पे 8 दिया है, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1 हमारे पास हो जाएगा। 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, यहाँ पे 15 है तो 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 8 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 15 है। तो 8 का होगा 2 into 2 into 2 into 1, 9 का क्या होगा हमारे पास 3 into 3 into 1, और 15 का होगा 3 into 5 into 1। तो देखिए आप ध्यान से देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है। तो जब भी कुछ कॉमन ना हो तो वहां पे एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। एलसीएम की बात करें तो क्या होगा, 8 into 9 into 15, तो 72 into 15 हमारे पास में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको एलसीएम देगा, एचसीएफ देगा, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर में से कुछ पूछ लेगा, एचसीएफ पूछ लेगा, एलसीएम और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आपको दिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया है गिवन दैट एचसीएफ 306,657 is equals to 9 एंड एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीजें पहले आप लिख लीजिए। क्या लिखना है, जैसे हमारे पास में क्या है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम हमें दिया नहीं है, हमें पहला नंबर दिया है और हमें दूसरा नंबर दिया है। तो ये चीज आपको लिख देनी है, क्योंकि इसको लिखने के बाद चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो पहला नंबर हमें क्या दिया है, यहाँ पे 306 दिया है, दूसरा नंबर क्या है 657 है, एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि एलसीएम into HCF is equals to फर्स्ट नंबर into सेकंड नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास नोटिस करने वाली बात क्या है, एलसीएम तो दिया नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास 306 into 657, यहाँ पे एचसीएफ नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 से 657 को काटेंगे तो कितना होगा 9 7 से 63 और यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 27, तो 9 3 जा 27, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 306 into 73, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2
2338 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 22338 हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है। आपको क्या होगा कि कभी एलसीएम पूछेगा, कभी एचसीएफ पूछेगा, तो इनके कन्वर्जन रूल मैं आपको सिखा दूं, बहुत आसान है। अगर एलसीएम कहे तो पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर अपॉन एचसीएफ हो जाएगा। अगर एचसीएफ कहे तो पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर अपॉन एलसीएम हो जाएगा। अगर पहला नंबर कहे तो क्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन सेकेंड नंबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर अगर कहेगा तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से चार तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन है, केवल चार फॉर्म में इनको करना बताया जाता है, सिखाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप ना करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके छठे, सातवें, आठवें सभी चैप्टर्स के लिए। चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, क्या है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से इसके सॉल्यूशन की तरफ तो चलते हैं। तो हमने क्या किया, पहले लेट कर लिया कि फर्स्ट नंबर हमारा जो है वो क्या है, हमारे पास x है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 7 into 11 into 13 plus 13 हमारे पास हो जाता है। 13 को कॉमन ले लें तो क्या होगा 7 into 11 plus 1 हमारे पास हो जाएगा। 13 यहाँ से 77 plus 1 तो क्या हो गया 13, यहाँ पे 78 हमारे पास हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड नंबर हमको दिया है तो लेट कर लेते हैं सेकंड नंबर को, क्या सेकंड नंबर को लेट कर लेते हैं यहाँ पे y। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आएगा 7 into 6 into 4 plus 3 into 2 plus 1 हमारे पास आएगा 5। ब्रैकेट में हमारे पास में कितना हो जाएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 1009। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास में आ जाएगा। मैं इसको सही से बना देता हूं। अब बात आती है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं, प्रूव करना है। तो आपको एक चीज बता दूं कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि कोई भी नंबर आपको दिया है, ठीक है, उसका खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो तो याद रखिएगा कंपोजिट, हमें कंपोजिट नंबर बताना था। तो कंपोजिट नंबर हमारे वह नंबर होते हैं जिनका एक और खुद के अलावा कोई और भी फैक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, देखिए यहाँ पे 13 तो हम कॉमन ले लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे भी तो दूसरे फैक्टर्स आ रहे हैं। तो जब भी किसी नंबर के खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई दूसरे फैक्टर होते हैं तो वो सभी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हम लिख देंगे क्या, बोथ नंबर x एंड y हैव फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, हम क्या लिख देंगे कि बोथ फैक्टर x, y, या ऐसे लिखेंगे बोथ नंबर्स x, y have other than one factor। ठीक है, या फैक्टर 1। ठीक है, क्या है, दोनों नंबर x और y जो है इनके पास में एक के अलावा और भी फैक्टर है। तो इसलिए these numbers are, ठीक है, these numbers are composite numbers। ठीक है, तो ये चीज हमको क्या करना है, लिख करके बता देनी है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आता है। जी हाँ,
कहता है कि प्रूफ करना है कि आपका रीरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसी के साथ में रियल नंबर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे समाप्त। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन को समाप्त कर लेते हैं। तो इसी के साथ में आ चुके हैं हम आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। एक लाइन यहाँ पे लिखी है, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रैशनल नंबर। मतलब हम ये खुद से अज्यूम कर लेंगे कि हमें जो ये नंबर दिया है √5, ये एक क्या है, रैशनल नंबर है। इसको लेट करने के बाद ही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है अगर हमारा √5 क्या है, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, a/b लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमें पता है a एंड b आर को-प्राइम्स। हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास a और b है, ये दोनों हमारे क्या है, को-प्राइम्स हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर √5b। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या आएगा, a² बराबर 5b² हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ तक की हमें सारी चीज समझ में आ चुकी है। अब एक चीज देखिए क्या है, एक चीज है क्या, a² इज डिविजिबल बाय, ठीक है, a² इज डिविजिबल बाय हमारा क्या है, 5 है। ठीक है, डिविजिबल बाय क्या है हमारे पास, 5 है। तो इसका मतलब क्या है हमारा, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, a इज आल्सो डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, 5 हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें हमको समझ में आ गई। इसको मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, या कंक्लूजन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, फिर से लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, लेट कर लेंगे हमारे पास में कि a बराबर क्या दिया है, 5c दिया है। फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, हो जाएगा a² बराबर 25c² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, a² की वैल्यू क्या है, 5b² है, जो कि यहाँ पुट कर देंगे। तो 5b² = 25c², 5 से काट देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, b² = 5c² आ जाएगा। अब हमें फिर से वही पता चल रहा है क्या, कि b² इज डिविजिबल बाय, हमारे पास क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। तो इसका मतलब क्या, b इज आल्सो डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, आल्सो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा हमारे पास में। दोनों चीजें हमने अच्छे से यहाँ पे क्या करी, निकाल दी। अब हमको एक चीज पता चल रहा है कि जो a है और जो हमारे पास क्या है, b है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या दिया हुआ है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमारे पास हो जाता है 5। ठीक है, क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारे पास आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे गलत माना था, गलत अज्यूम किया था। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ क्या लिख देंगे कि √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या लिख देंगे, √5 इज इरेशनल नंबर। तो यही हमारे पास में क्या हो जाता है, हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था, जो कि हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे 3 से 5 नंबर में आता है और गारंटी के साथ में आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल ना करिए। एक चीज और है, एक क्वेश्चन आपका रह गया है, मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट होते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, कोई 2 ऑब्जेक्ट होते हैं और दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं और किसी एक पॉइंट पे जाकर के क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको बता देते हैं कि अगर मैक्सिमम कहेगा, क्या कहेगा कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में हमेशा एचसीएफ निकालेंगे और मिनिमम कहेगा तो एलसीएम निकालेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक साथ चलना शुरू करती है और किसी पॉइंट पे जाकर मिलती है, उस कंडीशन
कंडीशन पे मैक्सिमम कोई चीज पूछी जाएगी तो मैक्सिमम में हमेशा एचसीएफ और मिनिमम पूछी जाएगी तो एलसीएम निकालेंगे। तो इसी के साथ में पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। दूसरा चैप्टर आपका पॉलिनोमियल जो है उसको आपके नितिन सर कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नितिन सर के साथ में और कंप्लीट करते हैं आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर कराने जा रहा हूं। उसमें मैं सबसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आप पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख सकते हैं। ग्राफ ऑफ y px आर गिवन। यहां पे हमको एक ग्राफ दिया गया है y px के सापेक्ष। कह रहा है फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस px। ये जो है क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा और ये पेपर में कई बार पूछ किया जाता है और ज्यादातर बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है पहली एक्सरसाइज का। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। किसके रिस्पेक्ट में? px के रिस्पेक्ट में। ये क्वेश्चन काफी आसान होते हैं पर आपको समझना बस इतना सा है कि जब आपसे कभी भी कहेगा px के रिस्पेक्ट में हमको नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है तो आपको देखना क्या है ग्राफ में कि ये जो x वाली लाइन आपको दिख रही है इस लाइन पे कितनी बार ये जो सेकंड लाइन है इसने टच किया है। जितनी बार इस लाइन पे टच किया होगा हमारे नंबर ऑफ जीरोस उतने ही हो जाएंगे। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस उतने ही हो जाएंगे जितनी बार इस पे ये लाइन ने टच किया है। तो अब आप बताइए इस लाइन ने कितनी बार टच किया है एक्स एक्सिस को? एक बार भी नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो लाइन है ग्राफ में, ये जो लाइन है इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है? एक बार किया है। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1। इसी के साथ अगर हम तीसरे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे x एक्सिस है और x एक्सिस को इस लाइन ने कितनी बार टच किया है? 1 2 3। तो हमारे इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से आप क्वेश्चन में ये भी जरूरी नहीं कि आपको x के साथ ही पूछा जाए। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हमको p y के साथ बताएं। तो हमको उसमें करना क्या रहेगा? अभी हम x की लाइन को देख रहे हैं, जब हमसे y पूछा जाएगा तो हमको बस एक चीज चेंज कर देना है कि हमको फिर y वाली लाइन को देखना है और जितनी बार भी y लाइन को टच किया होगा, जितनी बार किसी भी लाइन ने y एक्सिस को टच किया होगा उतनी बार उतना ही बार क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे कई बार पूछा जाता है तो इसको एक बार आप जरूर देख के जाइएगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा क्या गया है x के रिस्पेक्ट में, तो जितनी बार भी x को टच किया है, x एक्सिस को जितनी बार भी टच किया है हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? उतने ही हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा है y के रिस्पेक्ट में तो y एक्सिस को जितनी बार भी इस लाइन में टच किया है हमारे नंबर ऑफ जीरोस उतने ही हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। हम आ चुके हैं अपने इस चैप्टर के दूसरे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसके जो जीरोस आएंगे और जो इसके कोएफिशिएंट होते हैं उनके बीच में हमको रिलेशन भी वेरीफाई करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको आएगा तो 3 नंबर में आएगा। अगर आपको ये 2 नंबर में देना होगा तो ये आगे के जो वेरीफाई द रिलेशनशिप दिया है इसको क्वेश्चन में हटा दिया जाएगा। बाकी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तो जैसा कि आपको पता है यहां पे हमको इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को हमको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करके x की हमको वैल्यू निकालनी है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको। यहां पे अगर देखिए कोई वैल्यू नहीं है तो 1। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहां पे हो जाएगा 8 * 1 यानी 8। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमको कुछ ऐसा नंबर बनाना है कि हमारा क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो आप सबको पता है 4 * 2 हमारा क्या होता है? 8 होता है। अगर हम इस 4 में से 2 माइनस कर दें तो हमारा ये जो रिक्वायरमेंट है ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से x² - का 4 - 2 x - 8। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा x² - 4x - 2x x² - 4x + 2x - 8। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि
पेयर मिल गया है। ऐसे दो का पेयर बनाने के बाद हमको क्या करना है कि जिसमें से कॉमन वाली चीज है वो कॉमन ले लेना है। x कॉमन लेंगे इसमें तो बचेगा x - 4। यहां पे अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x - 4। अब हमको क्या करना है, यहां पे एक ब्रैकेट बन गया हमारा x - 4, दूसरा ब्रैकेट बन गया x + 2। कितना समझ में आ गया? अब हमें यहां पे x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। यहां पे हमको x की वैल्यू मिल गई, पहले में 4 और दूसरे में मिल गई x की वैल्यू -2। ये हमारे क्या आ गए, जीरोस आ गए, यानी एक वैल्यू आ गई 4 और एक वैल्यू आ गई -2। आधा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। आप सबने पढ़ रखा होगा रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा क्या होता है, ये नंबर जीरोस को कहते हैं। अल्फा एक जीरो है और बीटा दूसरा इज इक्वल टू -b/a। ये हमारे क्या हो गए, इसके कोएफिशिएंट हो गए। अगर ये चीज अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों बराबर आता है तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2। इधर आ जाते हैं दूसरी तरफ, -b। आप सबको पता है कि ये क्या होता है, हमारा a होता है, ये क्या होता है, हमारा b होता है, और ये क्या होता है, हमारा c होता है। तो हम वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -2, a की वैल्यू हमको दे रखी है 1। तो यहां आ गया 2 = 2, यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। इसी तरीके से हमको क्या करना है कि जो हमारा अल्फा इनटू बीटा होता है, दो रिलेशन होते हैं, एक सम ऑफ अल्फा बीटा, एक प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। तो इस रिलेशन को भी हमको एक बार वेरीफाई करा लेना है। अगर हम देखें अल्फा, तो अल्फा हमने निकाला है 4, बीटा की बात करें तो बीटा हमारे पास -2 है। इसके बाद c की अगर हम वैल्यू रखें तो c हमारे पास गिवन है -1। c हमारे पास गिवन है -1 और उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, 1। तो 4 * -2 कितना हो जाएगा, -1, और ये कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे इसका भी रिलेशन हमारा क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो हमारा ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे कहेगा कि जीरोस फाइंड कर लिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, तो आपको कुछ इस तरीके से जीरोस फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपसे कहेगा कि रिलेशनशिप वेरीफाई करिए, किसके बीच में, जीरोस के बीच में, कोएफिशिएंट के बीच में। तो हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले पे वैल्यू रख के हम दोनों का रिलेशन क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। चलिए इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट भी करके देखते हैं, उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में को भी हमको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार अपने आप लगाने का ट्राई करिए। चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी। तो ये हमको क्या गिवन है, a गिवन है, ये सब याद रखना है आपको। ये हमको क्या गिवन है, b गिवन है, और ये हमको गिवन है c। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, अभी आगे काम आने वाले हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 * 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमको ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पे जब हम इसको दो पार्ट में बांटें तो ये भी कितना आ जाए, 4 आ जाए। मतलब समझिए, बांटने का मतलब है कि जब हम इस 4 को डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए, प्लस करें या माइनस करें उस पे क्या आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 * 2 4 और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन की। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 4s² माइनस इस 4 की जगह क्या हो जाएगा, 2 + 2, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, प्लस का 1। तो ये हमारे इसका क्या हो जाने वाला है, सॉल्यूशन हो जाने वाला है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हमने क्या किया, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया, फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई वापस हमने इससे किया, तो साइन यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो अगर हम देखें तो 2 इस कॉमन हो रहा है, इसमें s इसमें कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2s माइनस का 1। सेम इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो इधर कोई चीज कॉमन नहीं हो रही है, लेकिन हाँ साइन कॉमन हो रहा है, तो साइन को हम ले लेंगे -1
और ये आ जाएगा 2s माइनस 1। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 2s माइनस 1 की और दूसरी भी किसकी बन गई 2s माइनस 1 की। तो यहां से इसकी जो वैल्यू है वो आ जाने वाली है हमारी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरीके दूसरी तरफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s की यहां पे वैल्यू आ जाने वाली है 1/2 और यहां पे भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो ये हमारा हो गया जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब हमसे क्वेश्चन में कहा था इसका फिर से हमको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता ही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी निकाली 1/2 माइनस बी। तो बी की वैल्यू कितनी गिवन है -4। उसके बाद a की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, a की वैल्यू भी 4। अच्छा एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, साइन के साथ वैल्यू को लेना है। अगर आपने साइन लेने में गलती कर दी तो आपका जो रिलेशन है वो वेरीफाई नहीं होगा। चलिए इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4 और दोनों को कट करने पे कितना आने वाला है 1। तो यहां से हमारा इसका रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ कर लेंगे मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है। c हमको कितना गिवन है, c हमको गिवन है 1 और a कितना गिवन है 4। तो ये हो जाएगा वापस से हमारा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमारा जो रिलेशन है वो इसमें क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप पेपर में जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को जो हमारे बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारे तीसरे टाइप की जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पास और ये क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हमको यहाँ पे वैल्यूज गिवन है और इन वैल्यूज की मदद से हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालनी है। अब ये वैल्यूज है क्या, तो अगर हमने अभी पीछे सीखा था कि हम जीरोस निकालें तो वो जीरोस इस बार आपको गिवन है। पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहती थी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन रहती थी। अब की बार आपको जीरोस दे दिया है और आपसे कहा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करो। तो ये हमारे पास अल्फा गिवन है और दूसरा जो है ये हमारे पास बीटा गिवन है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी वही है, ये हमको अल्फा गिवन है और ये हमको बीटा गिवन है। हमसे कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करें। तो इसके लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे। पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो x² को आपको एज इट इज लिखना है। अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है 1/4 गिवन है, बीटा की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है -1 गिवन है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। यहां पे आते हैं प्लस अल्फा की वैल्यू वापस से रखेंगे हम लोग 1/4 और बीटा की वैल्यू वापस से रखेंगे -1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/4 -1 और यहां पे माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 0। इतनी चीजें हमको लगता क्लियर हो गई होंगी आपको। इसके बाद हम एक लास्ट यहां पे स्टेप और उठाएंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 -4 इनटू x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है, फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग तो इतना तो आपको आ ही रहा होगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 माइनस का 3/4x, यहां पे रहेगा माइनस का 1/4। अब हमारी कैलकुलेशन खत्म हो गई है। बस हमको करना क्या है कि इसका एलसीएम ले लेना है। तो 1 4 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये जो 4 नीचे डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4x² माइनस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगर आपको ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप एक बार इसको खुद से लगाने की कोशिश करिए, वरना हम लगवाने के लिए तो तैयार हैं।
तो चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और ये इसमें रूट लगा है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना है, क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं कि रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लम वाला होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू गिवन है √2, बीटा इज इक्वल टू गिवन है 1/3। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद हो चुका होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। आपका ये फॉर्मूला रहने वाला है। अब आपको वैल्यूज रखनी है। अल्फा की वैल्यू √2 गिवन है, बीटा की वैल्यू 1/3 गिवन है, अल्फा √2 और बीटा 1/3। सारी सॉल्यूशन वैसे रहने वाली है, बस आपको थोड़ा सा इसमें बदल देना है। 3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 + 1 और नीचे 3 आ जाने वाला है आपका। सेम ऐसे ही √2/3 इसमें हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको ऐसे मिल जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ऐड तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें रूट लगा है, इसमें रूट नहीं है, तो ये चीजें सॉल्व नहीं होगी है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब हम लोग करना क्या है, एलसीएम लेना है इसमें। तो जब हम 3 एलसीएम लेंगे तीनों में तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 + 1। सेम ऐसे यहाँ पे √2 = 0 हो जाने वाला है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 इधर डिवाइड में है इसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाने वाला 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और √2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाने वाला है, फाइनल आंसर हो जाने वाला है 3x² माइनस 3√2 प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर आपको रखना है x और प्लस का √2। अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 3x² माइनस 3√2x प्लस, अब देखिए यहाँ ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, प्लस माइनस क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, माइनस x प्लस √2। चाहे आप ये आंसर करके आए चाहे आप ये आंसर करके आए, आपके दोनों आंसर क्या होंगे, सही होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने चौथे टाइप के क्वेश्चन की, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए उसको लिख लेते हैं जल्दी से। चलिए तो बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी जो पूछे जाने वाले टाइप का क्वेश्चन है। तो इससे पहले लेकिन एक बात जरूर है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसी ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल का सब्सक्राइब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद पढ़ाई पर वापस आ जाइए। तो चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग द साइड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर द zeros, also verify the relationship। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमको देखिए जीरोस दे दिया है, अल्फा दे दिया है, बीटा दे दिया है। हमसे पहले तो ये कह रहा है कि ये बताइए क्या ये अल्फा और बीटा इसी इक्वेशन के हैं। पहले तो हमको ये बताना है कि ये अल्फा बीटा इसी इक्वेशन के हैं या फिर नहीं है, और अगर इस इक्वेशन के हैं तो हमको क्या करना है, इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन हम लोग ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं तो हमको उतनी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे हमको अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा गिवन है 4, सेम ऐसे ही बीटा गिवन है 1। अल्फा और बीटा हमको ऑलरेडी गिवन है, हमको क्या करना है, बस एक बार x की जगह पे 4 रख लेना है जहां जहां पे x है, एक बार x की जगह पे 1 रख लेना है जहां पे भी x है, और देखना है क्या सॉल्व करने पे ये 0 आता है या नहीं आता है। अगर ये 0 आता है इसका मतलब है कि ये जो हमको जीरोस गिवन है वो इसी पॉलिनोमियल के हैं। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। एक बार अगर हम x 4 रखें तो ये 4 का स्क्वायर 5 into x की जगह पे 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, सिर्फ एक वेरीफाई होने से काम नहीं चलता है, आपको दोनों ही वेरीफाई करने होंगे। तो चलिए हम दूसरी बात कर लेते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 5 into 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद हमको सॉल्व कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 5 into 1 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो जीरोस हैं वो इसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि हमको इनका जो रिलेशन है वो भी बताना है। तो रिलेशन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला होता है, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 गिवन है, बीटा की 1 गिवन है। अच्छा माइनस बी अगर हम देखें तो माइनस बी की वैल्यू हमारी -5 है, तो यहां पर हो जाएगा -5 और ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। यानी हमारा एक रिलेशन क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे। दूसरा रिलेशन में क्या है कि अल्फा की वैल्यू 4 दी हुई है, बीटा की वैल्यू, दूसरे में हम देखें तो हमको क्या है कि अल्फा की वैल्यू 4 गिवन है, बीटा की वैल्यू 1 गिवन है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। सी की वैल्यू हमको कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, सी हमको गिवन है 4, तो हमने यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। और नीचे ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हमारा इधर भी रिलेशन क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपको काफी पूछे अगले एग्जाम में। तो आपको ये इस चैप्टर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं मैंने वो सारे आपको करा दिए हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे तीसरे चैप्टर की तरफ जिसका नाम है, क्या नाम है, तो इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने तीसरे चैप्टर की तरफ जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल। तो बच्चों आप लोगों ने देखा नितिन सर ने आपका सेकंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल कंप्लीट करा दिया और मैं आ चुका हूं आपके लिए एक बेहतरीन चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 3 लेकर के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हम कंप्लीट करेंगे और पूरी तरीके से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 मेथड आपको ऐसे पढ़ने होते हैं जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में लेकर के आते हैं। तो चलिए चैप्टर की कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। चैप्टर में सबसे पहले आपको बता दें 3 वो मेथड कौन से हैं। तो पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। ये 3 मेथड्स हैं जिनको हमें पढ़ना है और तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। कुछ चीजें आपको बता दें, एक नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने नजर आ रहा होगा। देखिए ध्यान से, क्या है, अगर हमारे पास सबसे पहले बात आती है कि इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, तो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। कुछ इस तरीके से ग्राफिकल मेथड में इक्वेशन को लिखा जाता है। इनमें 3 कंडीशंस आपकी बनती है। पहला, लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होगी, दूसरा कोइंसिडेंट लाइन होगी और तीसरी पैरेलल लाइन होगी। तो इसके लिए 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बन के आता है कि आपको 2 इक्वेशन देता है और कहता है आपको बताना कि ये कौन सी लाइन है या इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आपको बता दें जब भी आपके इक्वेशन में अगर a1 और a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होते हैं तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन ये रही आपकी और इसको दूसरी लाइन ने क्या किया, काटा। तो ये जब काटेगी तो किसी एक ही पॉइंट पे काटेगी, तो इसी को इंटरसेक्टिंग लाइन हमारा कहा जाता है। इस कंडीशन में केवल एक ही कटिंग पॉइंट होगा, तो केवल इसके एक ही सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। सेकंड नंबर पे क्या है, अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सबकी वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो आपको बता दें इसे कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन आपकी मेन है और इसी के ऊपर एक और लाइन है, तो इसका मतलब क्या, इसमें जगह जगह पे आप जहां चाहे पॉइंट रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपका मेनी सॉल्यूशन देखने को मिलता है। और तीसरी है हमारी पैरेलल लाइन, अगर a1/a2 is not equals to b1/b2 आपने चेक किया वहां पे इक्वल आ जाता है, देन
हम क्या करते हैं, C1 की तरफ मूव ऑन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल का मतलब ये है ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसी कंडीशन में आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए एक इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रही है कि x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। इस इक्वेशन को लेकर के हम अपने तीनों मेथड को कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज आपको बताएंगे, ग्राफ करना सिखाएंगे और इस वीडियो के बाद में आप सीधे बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए पूरी तरीके से हो जाएंगे तैयार। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है पहला ग्राफिकल मेथड। मैंने कहा था तीनों मेथड को अच्छे से समझाऊंगा, बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में बिल्कुल ना लीजिए। तो चलिए चलते इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हमें दिया है क्या है, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं। हमारे पास में दो वैल्यू दी गई है, एक कौन सी वैल्यू है x की और दूसरी कौन सी है y की। सेम काम यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू है x की और दूसरी किसकी है, y की। इसके ऊपर आपको क्या करना होगा, अपनी इक्वेशन को लिख देना होगा, क्या है, x + 3y = 6 और यहाँ पे क्या है 2x - 3y = 12 हो जाएगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम पुट कर देंगे 0। तो x की जगह पे 0 रखेंगे इक्वेशन में, तो क्या होगा, इक्वेशन है x + 3y = 6। तो 0 + 3y = 6, तो y = 6/3 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम दोबारा क्या करेंगे, x की जगह पे पुट करेंगे, y की जगह पे पुट करेंगे 0। तो जब y पे पुट करेंगे 0 तो x = कितना आएगा, 6 आएगा। तो 0 और 6 यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं। सेम काम यहाँ पे करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे और एक बार y को क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो x को 0 करेंगे तो क्या होगा, 2 × 0 - 3y = 12। तो यहाँ से y क्या होगा, 12 हमारे पास -3 कैंसिल आउट करेंगे तो y = -4 आ जाएगा। इसी तरीके से हम y को 0 रखेंगे तो 2x - 3 × 0 = 12। तो 2x = 12, x = 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने y को 0 रखा है तो x हमारे पास क्या आया है, 6 आया है। यहाँ पे x को 0 रखा है तो y क्या आया है, -4 आया है। तो देखिए हमारे पास सारे पॉइंट आ चुके हैं। अब हम चले आते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन की तरफ, जो कि आपके सामने नजर आ रहा होगा। टाइम आपका बर्बाद ना हो इसलिए मैंने इसको पहले बनाया, परेशान ना होइए, एक एक चीज समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे वैल्यू होती है 0,0। आपको पता है इस लाइन को x एक्सिस कहते हैं और इसको कहते हैं y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे नीचे और इस साइड में वैल्यू नेगेटिव होती है और इधर वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो पहली वैल्यू क्या है, 0,2। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास में वो वैल्यू लिखी जाती है जिसमें x और y दोनों क्या होता है, हमारा प्लस में होता है। यहाँ पे वो वैल्यू लिखी जाती है जिसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास में x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, नेगेटिव हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पे हम साइन से इसको दिखा देते हैं। तो पहली वैल्यू क्या है, 0,2। तो आप देखिए प्लस की वैल्यू है तो ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। तो 0,2 हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0,2। अगला क्या है 6,0। तो ध्यान दीजिए 6 कहाँ है, x एक्सिस पे और 0 कहाँ है, y पे। तो x एक्सिस पे 6 कहाँ आएगा, यहाँ। तो 6,0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, 0,-4। अब तीनों लाइनों को जब मिलाया तो यही हमारा क्या हो जाता है, ग्राफिकल मेथड हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ध्यान दीजिएगा तीनों मेथड में आंसर सेम आता है, कोई भी आंसर में चेंज नहीं आता। तो अगर आपके पेपर में कोई स्पेशल मेथड यूज करने को नहीं कहता है तो आप कोई भी मेथड लगा के इसको कर सकते हैं। चलिए इसी को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करके दिखाता हूं। तो कुछ इस प्रकार से हमने फिर से वही अपनी इक्वेशन ले ली है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 और इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। देखिए बच्चों पेपर सर पे है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जल्दबाजी करिए, क्योंकि जल्दबाजी में चीजें अच्छी नहीं होती। पहले आप एक एक चीज समझते जाइए, उसके बाद में तो क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए जल्दबाजी मत करिए, वीडियो को स्किप करने की जल्दी मत करिए, पहले पूरी वीडियो देखिए। बहुत ही मेहनत से वीडियो आपके लिए लेकर के आई जाती है ताकि आपका भविष्य ना बिगड़े। तो चलिए चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे और इसको कर लेते हैं फटाफट से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मान लीजिए इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो हमने पहली और दूसरी इक्वेशन मान ली। तो यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 3y हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 6 - 3y - 3y = 12। तो यहां से क्या होगा हमारे पास 12 - 6y - 3y = 12। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा हमारे पास में -9y = 12। तो यहां से क्या होगा 9y = 12 - 12। तो y यहां से क्या हो जाएगा हमारा 0/9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 हमारे पास आ जाएगी। अब y की वैल्यू तो हमने सॉल्व करके निकाल ली, अब हमें x चाहिए। तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट में पुट करते हैं पुटिंग दी वैल्यू ठीक है इन इक्वेशन फर्स्ट ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x + 3y = 6, x + 3y की जगह क्या है 0 + 6। तो x पर यहां पे क्या होगा 0 बराबर सॉरी यहां इक्वल्स टू लगा दीजिए। तो क्या होगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई। तो देखिए 0,6 वहां पे भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट हमने क्या निकाला था 0,6 ही तो निकाला था, 6,0 ही तो निकाला था। यहाँ पे भी देखिए सेम काम आ रहा है हमारे पास में। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मेथड कोई भी यूज करें हमारा आंसर हमेशा सेम रहता है, बस डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे। तो हमने अच्छी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया, हमने अच्छी तरीके से ग्राफिकल मेथड सीख लिया। चलिए अब फटाफट से आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाता हूं और वो भी इसी पे कराऊंगा, बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा ताकि तीनों आप अच्छे से समझ जाएं। तो इसी के साथ में देखिए हम आ चुके हैं एलिमिनेशन मेथड को लेकर के। आपको बता दें एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं वैल्यू को काटते हैं। तो कैसे काटते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे हम क्या करते हैं सिंपली लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन को। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मैंने मान लिया है ठीक है। तो ये क्या है x + 3y = 6 और दूसरी क्या है 2x - 3y = 12। तो इसको करने के लिए हमें कोई एक जो हमारा x या y कोऑर्डिनेटर को हटाना होता है। तो हम क्या करते हैं ध्यान दें अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा 3y 0 हो जाएगा ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 0 से कोई मतलब है नहीं तो उसको लिखिए चाहे ना लिखिए इसे कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से क्या है x = 18/3 आया और काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं ठीक है। पिछली बार फर्स्ट में किया था फिर सेकंड में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए 2 यहाँ पे हमारे पास 6 हो जाएगा -3y = 12। तो यहाँ 12 - 3y = क्या हुआ 12। तो 3y = 12 -
12, तो y इज इक्वल्स टू क्या हुआ 0/3 और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए फिर से हमारे पास सेम आंसर क्या आया 6,0। तो तीनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए। एलिमिनेशन मेथड में x या y किसी एक को एलिमिनेट करो मतलब हटा दो, बचे हुए से वैल्यू निकालो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें किसी एक इक्वेशन से कोई एक वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी होती है, और ग्राफिकल मेथड में x और y की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी होती है जिससे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। चलिए चलते इसी के साथ में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन तो आपको मैंने करा दिया, चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो इसी के साथ आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। इस तरीके से आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा और आपको कहेगा वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, 5 pencils and 7 pens together, मतलब 5 पेंसिल है और 7 पेन है, दोनों एक साथ हैं और उनकी कीमत होती है 50 रुपए। वहीं 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत होती है 46 रुपए। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है। तो चलिए पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इसके आगे का काम जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लिखना होगा लेट, ठीक है। लेट करेंगे क्या, पेंसिल को हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है। पेंसिल को क्या लेट कर लेते हैं x, और हमारे पास पेन है तो पेन को लेट कर लेते हैं y। तो पहले क्या है 5 पेंसिल और 7 पेन्स, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो जाती है। आगे क्या दिया है कि 5 पेन्स हैं और 7 पेंसिल्स है, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 हो जाता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हो जाती है। दो इक्वेशन हमने शानदार तरीके से निकाल ली। अब इससे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या कहीं आपको कोई स्पेशल मेथड यूज करने को कहा है? नहीं कहा है, लेकिन एक चीज कही गई है क्या, कि हमको पेन और पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकल मेथड से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि इक्वेशन को इस बॉक्स में लिख देंगे। देखिए इस तरीके से क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है। तो इक्वेशन पहली क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। दूसरी क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। यहाँ पे ऐसे बनाना है, ठीक है, और सेम काम यहाँ पे भी इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि हम जीरो ही रखें, वैल्यू आप ऐसी रखिए कि आपका पॉइंट में आंसर ना आए, सिंपल सा आंसर आए। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे, ठीक है, 3 रख दें तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 15 प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ से 7y बराबर 50 माइनस 15, तो 7y बराबर 35 और y बराबर 5 आ जाएगा। तो y की जगह 5 आ जाएगा। अगर हम क्या करें, यहाँ y की जगह 0 रख देते हैं तो क्या होगा हमारे पास में, 5x इज इक्वल्स टू 50, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। चलिए चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। यहाँ x है और यहाँ y है। तो पहले हम क्या करते हैं, x की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर x की जगह पे हम 8 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 7 into 8 प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ से 5y बराबर क्या होगा, 46 माइनस 56, 5y बराबर -10, y बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसी के साथ में हम क्या करते हैं, x की जगह पे क्या रख देते हैं, अगर इसी के साथ में अगर हम y की जगह पे क्या करते हैं, 5 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 7x प्लस 25 बराबर 46, 7x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 25, 7x इज इक्वल्स टू 21 और x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब फटाफट से चलिए इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट करना मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, ठीक है। हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है 3,5 और 10,0। तो देखिए क्या है हमारे पास में, 3,5 और 10,0। यहाँ पे मैं लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे x क्या है 10 और y क्या है 0।
यहाँ पे x क्या है 7 और y क्या है 0, 3,5 हो जाएगी, सबको मिला देंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3,5 आ रहा है। तो यहाँ मतलब क्या है कि पेंसिल कॉस्ट है 3 रुपए और पेन कॉस्ट है 5 रुपए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। चलते एक और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना होता है कि लाइंस पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है, तो सारी चीजें बतानी होती है। तो चलिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिसके साथ ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से समाप्त। चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नितिन सर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए पहले इस आखिरी क्वेश्चन को भी हम पूरा कर लेते हैं। तो इसी के साथ में आ चुके हैं हम आखिरी अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। इसी के साथ में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर पूरी तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। चलिए इसको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point or are parallel or coincident। तो पैरेलल कोइंसिडेंट के लिए मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी जो कि कुछ इस प्रकार से थी। अगर a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2 है तो लाइन हमारी क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन में केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर हमारी क्या है, जो लाइंस है वो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 दी है तो वो कोइंसिडेंट होगी, जिसका मतलब मैनी सॉल्यूशन होगा। और अगर हमारी a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2 है तो ये पैरेलल लाइंस होंगी जिनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। 5x plus 4y plus 8 is equals to 0, 7x plus 6y minus 9 equals to 0। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि हमारे पास ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो पहला क्या है, a1 upon a2, ठीक है, तो a1 upon a2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। b1 upon b2 हमारे पास 4/6 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में c1 upon c2 कितना होगा, 8/-9 हो जाएगा। तो हमने पहले क्या देखा, हमारी पहली कंडीशन क्या है, a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2 हमारे पास है कि नहीं, तो हमारे पास में है। क्यों, क्योंकि 5/7 हमारा किसी भी तरीके से 4/6 के इक्वल नहीं होता। तो हमें पहले ही पता चल गया कि हमारे पास में क्या कंडीशन फॉलो हो रही है कि a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2 है। तो सेकंड और थर्ड कंडीशन की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास में द लाइंस आर इंटरसेक्टेड, ठीक है, क्या होगा, इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट। तो ये हमारे पास में जवाब हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर क्या होता है कि a1 a2 हमारा क्या है, इक्वल है, तो हम c की तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो a1 a2 देख करके आंसर बता देंगे। इसी तरीके से इन दोनों पे एक एक क्वेश्चन आप करिए। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नितिन सर के साथ में और कंप्लीट करते हैं आपका अपना चौथा चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतने ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तो इसी के साथ में नितिन सर आपको कराएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैनल को सब्सक्राइब करिए बोर्ड एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो हेलो स्टूडेंट, मैं आ चुका हूँ चैप्टर नंबर 4 लेके, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये चैप्टर जो है पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं सिर्फ वही कराने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफी पास है, तो आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। तो चलिए हम बिना समय गवाए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। हमको ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस लिखी हुई है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो आपको एक इक्वेशन याद होगी, ax² + bx + c = 0। आपको याद होगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी जब इक्वेशन की जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी, वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैक्सिमम पावर इक्वेशन की 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x - 3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपको ये फार्मूला याद होगा a + b का होल स्क्वायर का। इस चैप्टर में इन फॉर्मूलों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। a² + b² + 2ab। तो इसी के साथ चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a ये जो हमारा x है वो किसका काम कर रहा है? a का काम कर रहा है। 1 जो है वो b का काम कर रहा है। तो चलिए इस पे हम वैल्यू रखते हैं x² + 1² + 2ab। सेम इसी तरीके से इधर से सॉल्व करेंगे तो 2 * x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 * -3 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x = 2x - 6। अब देखिए ये 2x से 2x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये -6 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा x² + 1 + 6 = 0। तो x² + 7 = 0। अब इसमें हमको देखना क्या है कि पहले तो ये देखना है कि इसमें स्क्वायर है, इसमें है, हाँ, इसका मतलब ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है, वो भी काफी आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो इसकी में x + 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग क्या है इसको सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह पे x है तो x³ + 2³ + 3a। a की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे a b और यहां पे हो जाएगा a + b। सेम इसी तरीके से = के इधर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये जो 2x है इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ और अगर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। तो ये हमारा सॉल्यूशन इसका होने वाला है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। x³ + a इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x x + 2 2x³ -2x। अब हमको क्या करना है कि सारी चीजों को उठा के इधर ले आना है। इधर लाने पे क्या हो जाएगा? x³ + a इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x²। सेम ऐसे ही जब हम 6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। 2x³ अभी प्लस में है, जब इधर आएगा तो वो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो 2 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो माइनस का x³। 12x में से 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14x। 6x² इधर बचा हुआ है तो हम यहां लिखेंगे 6x²। यहां क्या बचा हमारे पास? 8 और कुछ तो बचा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूल था? एक बार देखिए, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में देखने को मिलेंगे, तो इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बस आपको ये आइडेंटिटीज अगर याद है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं तो दूसरा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन होने वाला है उसकी तरफ। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बोर्ड की तैयारी उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट, हम आ चुके हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ जो पेपर में काफी पूछा जाता है और ये केस बेस भी आपको मिल सकता है पेपर में। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि एरिया ऑफ द प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो हमको एरिया गिवन है, एरिया ऑफ प्लॉट हमको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर।
दूसरी बात हमसे कह रहा है कि जो प्लॉट की लेंथ है वो 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ विड्थ, मतलब इसकी जो विड्थ है और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ जो है इसकी विड्थ से डबल से एक ज्यादा है, तो हम लेट कर लेंगे कि इसकी विड्थ क्या है, x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, डबल से एक ज्यादा। तो ये चीज हमको क्वेश्चन में कह रहा है। आगे हमसे एक और चीज पूछा है, पहले तो हमको क्या करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। दूसरा हमसे कह रहा है कि आल्सो फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। इसी क्वेश्चन में जो हमको लेंथ है और विड्थ है वो भी फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन में हमको लेंथ और विड्थ भी फाइंड करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां से। आपको पता है कि एरिया ऑफ प्लॉट क्या होता है, तो एरिया जो होता है वो हमारा रेक्टेंगल का होता है प्लॉट का। लेंथ और ब्रेथ इसमें यूज होती है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया हमको ऑलरेडी गिवन है 528, लेंथ हमको कितनी गिवन है 2x + 1, और ब्रेथ हमको कितनी गिवन है x। अब इसको हम सॉल्व करके पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो सॉल्व करते हैं इसको। 5 to 8 is equal to x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस x, सब कुछ एक तरफ करने पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस x माइनस का 5 to 8 is equal to 0। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमसे सबसे पहले पूछा गया था। पहले हमको यही बताना था ना कि रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। चलिए इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे की अगर हम बात करें, इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बन चुकी है, पहले तो हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 to 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1056। इस 1056 को ऐसे ब्रेक करना है कि यहां पे कितना आ जाए 1 आ जाए। तो हम इसका जल्दी से क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं 1056 का। फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 'कुछ ये हमारा क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। अब इस फैक्टर को हमको अरेंज करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 × 3 कितना होता है, 33 होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा कितना होता है 32 होता है। और अगर 32 में से 33 में से 32 माइनस कर दें तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है 1 की, वो रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 33 माइनस 32 इनटू x माइनस का 5 to 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे हो जाएगा 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कॉमन क्या बच रहा है, तो इसमें कॉमन आ रहा है x कॉमन लेने पे यहां पे वैल्यू क्या बचेगी हमारी 2x प्लस 33। सेम इसी तरीके से जब हम इसमें 16 कॉमन लेते हैं, जब हम इसमें माइनस 16 कॉमन लेते हैं तो यहां पे भी क्या बचेगा 2x प्लस 33। तो यहां से हमारी एक वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू तो आ गई माइनस का 33/2, एक आ गई हमारी x इज इक्वल टू 16। अब आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज हम लोग नहीं ले सकते हैं, यानी कि हमारी जो विड्थ थी, विड्थ हमने x मानी थी, वो विड्थ कितनी आ गई 16 आ गई। लेंथ कितनी थी हमको गिवन, तो लेंथ हमको गिवन थी 2x प्लस 1, यानी 2 × 16 प्लस 1 तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 33। तो ये कुछ हमारा क्या है क्वेश्चन होने वाला है। बहुत आसानी से मैंने क्वेश्चन करवाया है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करिए और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हम इसी के साथ अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो पेपर में काफी ज्यादा पूछा जाता है और उसको भी हम आसानी से लगाने की कोशिश करते हैं।
तो चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन भी हमको पहले तो क्या करना है कि इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसमें रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में है क्या कि रोहन की जो मम्मी है वो 26 साल ज्यादा है किससे, रोहन से। तो रोहन की जो मदर की एज है वो उनकी उम्र से 26 साल ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब रोहन और उनकी जो मम्मी है उनकी उम्र आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। व्हाट विल बी द एज ऑफ रोहन, तो हमको ये बताना है कि रोहन की क्या एज रहने वाली है। तो ये कुछ हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार मैं बता देता हूं। रोहन की जो उम्र है वो अपनी मम्मी से 26 साल कम है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि अगर आज से 3 साल बाद की बात की जाए तो रोहन की उम्र और उनकी मम्मी की उम्र दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। तो हमसे कह रहे हैं कि ये बताइए कि रोहन अभी कितने साल का है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। अब लेट क्या करना है, ये भी बहुत अजीब बात होती है कई बार। तो कह रहे रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो उम्र होगी उससे 20 साल ज्यादा। तो हम इसमें लेट किसकी करने वाले हैं, इसमें हमको लेट करनी पड़ेगी रोहन्स एज। कितनी लेट कर सकते हैं हम, x लेट करते हैं। तो उसकी जो मम्मी है, उनकी जो माता जी है उनकी जो एज है वो रोहन की एज से 26 ज्यादा है। इतना समझ में आया आपको। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमको अभी का डेटा नहीं लेना है, आज से 3 साल बाद। तो हम लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज। 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। अगर अभी x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। उसकी मम्मी की कितनी उम्र हो जाएगी, तो his मदर्स एज x + 26 अभी है। 3 साल बाद अगर हम बात करें कितनी हो जाएगी, x + 29। तो उसकी मम्मी की उम्र कितनी होगी, x + 29। अब हमसे क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अगर इनकी उम्र और इनकी उम्र को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 360 आता है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। रोहन की 3 साल बाद की उम्र, उसकी मम्मी की 3 साल बाद की उम्र, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 360। तो हमसे कह रहा है पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उसके बाद रोहन की एज बताओ। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरीके से 3 को भी हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर आ जाएगा x² + 29x + 3x + 87 = 360। ये कुछ हमारा इसका सॉल्यूशन होने वाला है। आगे और सॉल्व करके इक्वेशन बनाते हैं। तो x² + 32x + 87 = 360। तो ये कुछ हमारी इक्वेशन बनने वाली है। इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं कि x² + 32x - 360 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 360 में से 87 को जब हम माइनस कर देंगे तो यहां पे हमारे पास बचेगा 273। तो ये हो जाएगा 273। तो ये तो हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अब हमको क्या करना है, रोहन की एज बतानी है, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो यहां 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आने वाला है। इसका फैक्टर निकालने अगर तो कुछ ऐसे जाने वाला है 91 को अगर हम काटेंगे 7 की टेबल से तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। उसके बाद तो सबको पता है कि 13 से ही जाने वाला है। अब देखिए हमको क्या बनाना है, पेयर बनाना है और लाना कितना है, 32 लाना है। कैसे आ सकता है, एक तो हमारे पास तरीका है कि 7 3 जा 21, 21 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो हमारे पास नहीं बनने वाला। दूसरा क्या तरीका लगा सकते हैं, 13 3 जा कितना होता है, 13 3 जा होता है 39। 39 में अगर हम 7 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो अब इस वाले पेयर को क्या करेंगे, इसमें यूज करने वाले हैं। तो इसको जल्दी से हटाते हैं। यहां पे बन के जाएगा x² +
39 माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x एक बार कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 बचा, माइनस 7 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, सेम बचेगा। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 39, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 7। अब इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो x की एक तरफ वैल्यू आ जाएगी माइनस 39 और x की एक तरफ वैल्यू आ जाएगी 7। अब एज किसी की नेगेटिव होती नहीं है, तो हमको क्या पता चल गया कि यहाँ से कि अभी रोहन की कितनी उम्र है, 7 साल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कभी भी छोड़ के नहीं आने, पूरे नंबर लेके आने इस तरीके के क्वेश्चन में। सॉल्यूशन आपको कुछ नहीं करना है, पहले जो डेटा गिवन है उससे एक इक्वेशन बना लेनी है, फिर इक्वेशन को जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाना है। इसी तरीके का एक और सवाल है जो रेलगाड़ी रिलेटेड और वो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से उसको भी एक बार कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो जल्दी से, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, दोस्तों तक भेजो यार, उनको भी तो पढ़ाई की जरूरत है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन लेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है आपको पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, दूसरी बात आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें स्पीड फाइंड करनी है। क्वेश्चन है क्या ये समझ लेते हैं कि एक कोई ट्रेन है, ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस याद रखिएगा, और जो ट्रैवलिंग की इसकी स्पीड है वो स्पीड रहने वाली है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड तो आपको पता ही होगी कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर इसकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर कम हो जाए, अगर इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको 8 किलोमीटर कम कर दे, तो ये अपने रेगुलर टाइम से 3 घंटे ज्यादा टाइम लेती है वहां पर पहुंचने में, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में। तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये बताओ इसकी स्पीड कितनी है। अब ज्यादातर आपके पेपर में जो है स्पीड एक आपको खाली कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, पर कई बार पूछ लेता है कि इसकी स्पीड बताओ, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमसे क्या कह रहा है कि कोई ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से, तो हम सबसे पहले करेंगे लेट स्पीड इज इक्वल टू x। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि एक स्पीड जो है मान लेंगे x है। अच्छा, इसकी डिस्टेंस तो हमको ऑलरेडी गिवन है, डिस्टेंस हमको गिवन है 480 किलोमीटर। तो अगर हम ये पता करें कि इसको कितना समय लगा होगा ये डिस्टेंस को इस स्पीड के साथ कवर करने में, तो हमारा फॉर्मूला आता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 480 अपॉन x। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहा था हमसे कि अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए तो इसकी जो S2 हो जाएगी वो x में से 8 किलोमीटर कम हो जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस तो अभी भी उतनी है, डिस्टेंस हमारे पास 480 किलोमीटर ही है। अब इसका जो नया टाइम है वो कितना हो जाएगा, अगर इसको t1 ले ले, इसको t2 ले ले, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये दो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। यहां तक को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। इसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड कम होती है तो इतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में इसको 3 घंटे का ज्यादा समय लेता है। तो हमको करना क्या है कि ये दो इक्वेशन बन रही है जो, इन दोनों इक्वेशन को यानी कि t1 और t2 को हमको क्या करना है, माइनस करके 3 के बराबर लिख देना है। जब हम इसको माइनस करके 3 के बराबर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू, ये कुछ हमारा इस तरीके से बन जाएगा। इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 8। यहां पे आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480 into 8, सेम ऐसे ही ऊपर आ जाएगा 480x इज इक्वल टू 3। यहां तक मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा।
चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 480x तो सेम ऐसे ही रहने वाला है। 480 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3840 माइनस 480x। इसको नीचे को भी सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। 480x से 480x क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ बचा माइनस का 3840 इज इक्वल टू, अभी जो नीचे वैल्यूज हैं इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 24x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन चुकी है लगभग, इसको बस एक तरफ कर लेना है तो ये बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 380। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। प्लस 3840। हाँ ठीक, तो ये कुछ हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इसमें यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमसे कह रहा है कि इसकी स्पीड फाइंड करो। स्पीड फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप सबको आता है। आप चाहें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे शॉर्ट, तीन सब में से कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो ये बचा 8x। जब आप इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 2 और 8 0। ये हमारे पास बचेगा। ये 3 जब हम उधर ले जाके भेजेंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसे। स्पीड फाइंड करना है मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। तो मैं ये आपके लिए ब्लैंक छोड़ देगा और जो भी x की वैल्यू आएगी, अगर नेगेटिव आती है तो उसको नहीं लेना है, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाना, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आपकी केस स्टडी में जरूर आता है। तो चलिए इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से आपको बताते हैं अगला टॉपिक कैसा होने वाला है। तो हम आ चुके हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन को लेके। आपने और भी जब हम इससे पहले जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें आपने जीरोस निकालना सीखा था। बिल्कुल उसी तरीके से हमको रूट्स भी निकालना है, सेम उसी तरीके से हमको निकालना है, कुछ भी अलग होने वाला नहीं है। रूट्स भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2 होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें। तो ये आप सबको पता है a है, ये आप सबको पता है b है और ये c है। अब रूट्स जैसे निकालना है हमको, तो वही सारा मेथड होने वाला है। इन सबको मल्टीप्लाई करो 100x और इसको 2 पार्ट में बांटेंगे तो 10 और 10 हो जाने वाला है। और जब 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100, 10 और 10 को जब ऐड करेंगे तो 20। तो चलिए जल्दी इसको कर लेते हैं। 100x स्क्वायर माइनस 20 की जगह पे क्या आ जाने वाला है, 10 प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं। जब हम कॉमन लेंगे 10x कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ क्या बचेगा, 10x माइनस 1। सेम इसी तरीके से अगर इसमें -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 10x माइनस 1। सेम एक इक्वेशन बन गई 10x माइनस 1 और दूसरी भी कितनी बन गई, 10x माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा एक जो रूट है वो कितना आ जाने वाला है, -1 है। जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +1 और नीचे इसके क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर इसमें देखिए माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 10 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया रूट्स। अब यहाँ पे देखो दोनों रूट्स क्या आए हैं, पॉजिटिव आए हैं। तो ये याद रखना है कि जब रूट्स पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब है वो कौन से रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया पर आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में जरूर देखने को मिलेंगे रूट्स निकालने के लिए। अब आते हैं हम ये अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन रूट दिया गया है तो बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा कठिन है, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। वही काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2, √2 * √2 कितना होता है, 2 होता है। मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 10। अच्छा आप सबको पता है कि 7 कैसे बन सकता है, अगर हम 5 में 2 ऐड कर दें तो यहाँ पे 7 बन जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं जल्दी से, 5 + 2x
प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर हम देखें इसमें कॉमन क्या होगा, दो दो का पेयर बनता है और उसमें कॉमन देखा जाता है, तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ हमको x देखने को मिलता है। x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √2x, यहाँ पे हमारे पास बचा है सिर्फ 5। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, 2 है, यहाँ √2 है। हम सबको पता है कि 2 के अंदर क्या होता है, 2 √2 होता है। तो हम एक √2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बचेगा, √2x। यहाँ से √2 कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या, 5। यहाँ से फिर से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, दूसरी आ जाएगी x + √2 = 6। अगर हम वैल्यू निकालें, ये +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसके एक रूट आ गया -5/√2। दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे x = कितना हो जाएगा, -√2, प्लस है उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस जाएगा। अब इसके जो रूट्स हैं वो नेगेटिव आए हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, हमसे रूट्स निकालने को कहता है, और ये क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलो। तो चलिए हम मिलते हैं अपना अगला क्वेश्चन, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन को लेके, और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन एंड जयंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिला के कितने मार्बल हैं, 45 मार्बल। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, मतलब जॉन ने भी 5 मार्बल खो दिए और जयंती ने भी 5 मार्बल खो दिए। तो हमसे ये कह रहा है कि ये बताओ कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे, जॉन के पास कितने मार्बल्स थे और जयंती के पास कितने मार्बल थे। बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। तो हमको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को लेट कर लेना है कि इनके पास कितने मार्बल थे। तो हमने लेट कर लिया कि जॉन के पास x मार्बल थे, x नंबर ऑफ मार्बल। अब हमको ये पता है कि जॉन और जयंती दोनों को मिला के 45 है। तो अगर जॉन के पास x है तो जयंती के पास कितने होंगे, 45 - x होंगे। तो हमने कह दिया कि जयंती के पास 45 - x मार्बल। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, दोनों ने 5-5 मार्बल खोए, तो जॉन के पास कितने बचे, x - 5 बचे। जयंती के पास कितने बचे, 45 थे उसके पास, 45 - x, 5 इसने खो दिए तो बचे कितने, 40 - x। तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कि दोनों के पास कितने मार्बल हैं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है। कह रहा है कि जब इन्होंने 5 मार्बल खोए तब इन दोनों लोगों के पास जो मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना बचा, 124 बचा। मार्बल जब इनके पास 5 खो गए, मतलब इसके पास x - 5 बचे, इसके पास 40 - x बचे, तो इन दोनों के मार्बल का जो प्रोडक्ट है वो कितना बचा हुआ है, 124 बचा हुआ है। ये चीज क्वेश्चन में लिखना शायद भूल गए। हमको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 124 ही मैंने। तो जॉन के पास कितना था, x - 5 था, जयंती के पास कितना था, 40 - x था, और दोनों को मिला के कितना था इनके पास, 124 था। फिर से ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। x को एक बार 40 से एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40x - x² माइनस का 200 प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। तो ये हमारा कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है। मल्टीप्लाई के बाद अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं इसकी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनने वाली है, ये -x² उधर जाएगा तो +x²। 40 में 5 जोड़ा 45 और उधर भेज दिया हमने तो हो गया -45। -200 जब उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 200 में 124 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 324। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है।
जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा x का 9। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 9 आ जाएगी। अब हमको ये पता चल गया कि जॉन के पास 9 मार्बल है, तो जयंती के पास कितने होंगे 45 माइनस 9, इसका मतलब है इसके पास कितने मार्बल होंगे 36 मार्बल होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कई बार मैंने करवाई है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9, और 9 अगर जॉन के पास है तो जयंती के पास रहे होंगे 36। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जब भी आप केस स्टडी या ऐसा कोई क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जी हाँ स्टूडेंट, हम आ चुके हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। 3 और क्वेश्चन मैं इस चैप्टर में कराने वाला हूँ, इसके बाद आगे की जो दूसरी वीडियो जो लाइव होगी उसमें आप बाकी चैप्टर्स कराए जाएंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन में रहने वाला है, कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, हमको रूट्स के नेचर बताने हैं। अच्छा, उस क्वेश्चन कराने से पहले मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा याद दिला दूं, आपने किया होगा कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे रियल होंगे, और कितने होंगे 2 होंगे। दूसरा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, लेकिन दोनों रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। दूसरा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। अच्छा, ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसका फॉर्मूला होता है d का फॉर्मूला होता है, आप सबने याद किया होगा इसको एक बार। तो ये चीज आपको जरूर याद होनी चाहिए पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए मैं बात करता हूं क्वेश्चन होंगे कैसे। ये इक्वेशन दी गई है, आप सबको पता है कि ये a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। हमको क्या करना है b स्क्वायर माइनस 4ac यानी d की वैल्यू निकाल लेनी है। b यहां पे -3 दिया है तो -3 का स्क्वायर कर लीजिए, और a हमारे पास गिवन है 2 और c गिवन है 5। जब इसको करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 31 इज लेस देन 0। यहां पे हमारी जो 31 आई है वो माइनस में, माइनस दिखाता है ये वैल्यू 0 से छोटी है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ इसका नेचर कैसा होगा। तो नेचर में आप देखिए, अगर वैल्यू 0 से कम है तो इसका नेचर कैसा होगा नो रियल रूट्स। तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को जरूर मिलेगा, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, 2 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। आते हैं इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा a है, ये हमें गिवन है b, ये गिवन है हमें c। हमको क्या करना है, कह रहे हैं कि रियल रूट्स बताओ या नेचर ऑफ रूट्स बताओ। तो सॉल्व करते हैं हम, वही फॉर्मूला लगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हम मान के चलते हैं कि 0 के बराबर, बाद में देखते हैं क्या आता है। b की वैल्यू माइनस का 4√3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और ये √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12 और 12 4 जा हो जाता है हमारे पास 48। तो 16 3 जा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर आ गई। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो इसकी आप तैयारी जरूर करके जाइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और दिया है, आपको कई बार क्वेश्चन क्या होगा कि ये नहीं देगा, आपको ये नहीं कहेगा कि इसका नेचर बताओ, आपसे कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे आपको इक्वेशन दे देगा, कहेगा k की वैल्यू फाइंड करो। तो चलिए मैं बताता हूं कैसे, आपको पहले तो इसको सॉल्व करनी है हमको। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आपको यही करना है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या बन गया हमारे पास a, ये क्या बन गया हमारे पास b और ये हो गया c। यही फॉर्मूला लगाएंगे, एज इट इज यही फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b हमारे पास कितना है माइनस का 2k,
तो ये हो जाएगा 4k² माइनस का 4, a की वैल्यू k है, c की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 4k² माइनस का 24k = 0। दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4k² = 24k, स्क्वायर से k कट गया, 4 से 24 कट गया 6 टाइम में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो अगर आप अभी तक ये सारी क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो ये 4 चैप्टर तो आपके बिल्कुल तैयार हो जाने वाले हैं, और भी ऐसे अभी चैप्टर्स आने वाले हैं, तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अभी तक आप जुड़े हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आ सके जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी मदद कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।